एवरीवन वेलकम टू इग्नू विद्या। आज हम पढ़ेंगे बीपीए 102 इग्नू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और ये पार्ट 11 है इस सीरीज का। आज का हमारा टॉपिक है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो पहली बात तो ये कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि इस एक्ट में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने रेगुलेट करने की कोशिश की थी, कंट्रोल करने की कोशिश की थी। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दैट इज वाई इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और ये 1773 में आया था पहला रेगुलेटिंग एक्ट, इसलिए इसका नाम भी द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बन गया। 1773 बन गया था। आगे देख लीजिए। This act deserves special mention because it was the first act on the part of the British government to regulate the affairs of the company। बहुत ही important act है क्योंकि ये पहला ऐसा एक्ट है जहां पर ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था कंपनी के अफेयर्स को। कंपनी क्या था, एक चार्टर के थ्रू आई थी, जिसमें ये चार्टर क्या होता है, एक तरह का मान लो रॉयल फरमान मान लो या फिर कुछ भी ऑफिशियल नोटिस मान लो, जिसमें लिखा था कि तुम जाओ और इंडिया में ट्रेड करो। ट्रेड करने की अनुमति लेके इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी। बट यहाँ आने के बाद वो क्या करने लग गया, टेरिटरीज अक्वायर कर ली इन्होंने, बहुत सारी जमीन पे कब्जा करा और फिर कहाँ तो ये व्यापार करने आए थे लेकिन ये लोग रूलिंग बॉडी बन गए। तो ये चीज ना, जो वो थे ब्रिटिश सरकार थी, इनको पसंद आ नहीं रही थी और ये चाहते भी थे कि इनको कोई ना कोई मौका मिल जाए जिससे ये रेगुलेट कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो भी बहुत भ्रष्ट हो गए थे, भ्रष्टाचार फैला रहे थे और कंपनी डूबती जा रही थी। कंपनी अमीर बनने के बजाय कंपनी के ऑफिसर्स अमीर हो रहे थे। तो इस वजह से भी रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया था 1773 में। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हर इंसान का अपना एक तरीका होता है काम करने का। अब मान लो कोई इंजीनियर है तो वो डॉक्टर कैसे अच्छा बन जाएगा, एक डॉक्टर है तो फिर वो इंजीनियर कैसे बन जाएगा। तो हर इंसान अलग अलग स्किल्स के साथ होता है और वो वही काम कर पाता है। एक पॉलिटिशियन है तो वो टीचर कैसे बनेगा। तो वैसे ही ये मर्चेंट थे, ट्रेडर थे, व्यापारी थे। इनसे हम कैसे सोच सकते हैं कि ये प्रशासन वाला काम अच्छे से कर लेंगे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल लेंगे। तो वही हुआ, बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ, मिसमैनेजमेंट हो गया, ये लोग संभाल नहीं पाए बिल्कुल भी किसी चीज़ को। ये सब हमें देखने को मिलता है। टेरिटरीज जो इनने कब्जे में की थी उनको संभाल नहीं पा रहे थे। और क्या हो रहा था कि जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा चाहिए था। इसकी वजह से काफ़ी सारे करप्शन भी हो रहा था। और क्या हो रहा था कि एकदम से उसी टाइम पर अकाल भी पड़ गया। तो फार्मर्स के पास क्या नहीं था, जब किसान ने कुछ फसल ही नहीं उगा पाई, सूखा पड़ गया, तो वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहा था। कंपनी डूबती जा रही थी, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। एक बात ये भी हो गई थी कि जब कंपनी लॉस में जा रही थी तो कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश सरकार से ही पैसे लोन पे मांग लिए। तो इससे क्या हो गया, पार्लियामेंट भी सोचने लग गया कि ये वहाँ जाके हमने इनको व्यापार करने भेजा है, इतने समृद्ध देश में ये लोग व्यापार करने गए हैं, इतने रिसोर्सेज हैं और फिर भी इनको हमसे लोन की ज़रूरत पड़ रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पहले से ही नज़र थी ब्रिटिश कंपनी की, और इन सारी चीज़ों के बाद उनको फिर मौका भी मिल गया। They granted the loan on condition that administration in India would be according to direction of the British Parliament। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कहा कि हम आपको एक शर्त पर लोन देंगे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा इंडिया में वो सरकार, ब्रिटिश सरकार के हिसाब से होगा। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो तय करेगा आप उसी तरीके से करोगे। और इस तरीके से फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास करा गया। इसके बाद जो भी मतलब पॉलिटिक्स वाले अफेयर्स होते हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, वो ब्रिटिश सरकार लेने लग गई थी। अब देखिए क्या चेंजेस आ गए थे रेगुलेटिंग एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से इंग्लैंड में। तो पहले क्या हो रहा था कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा था। तो इसकी वजह से एक कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज बनाया गया था कंपनी का, उसको दोबारा से रिफॉर्म किया गया, उसमें कुछ सुधार करे गए।
जो शेयर होल्डर्स थे जिनका भी स्टॉक 500 या उससे ज़्यादा था, उनको मेंबर बना दिया था कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीयर का, एंड द रेगुलेटिंग एक्ट रेज्ड इट टू द मिनिमम ऑफ 1000. This made the Court of Property a compact, better organized body to discharge both its duty and responsibilities. अब यहाँ पर कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीयर बना दिया तो उसकी वजह से जो भी ड्यूटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो थोड़े अब बैलेंस तरीके में हो पाएंगी। चेंजेस भी किए गए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो कोई भी कंपनी होती है ना, उसमें बोर्ड होता है एक डायरेक्टर्स का, जो कंपनी के बड़े बड़े आदमी होते हैं वो बैठते हैं और कंपनी के भले बुरे का जो भी डिसीजन मेकिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी ये भी तो एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो लोग थे उनमें थोड़ा चेंजेस लाया गया अब। और उसके बाद क्या कर दिया गया, इट वॉज नाउ टू कंसिस्ट ऑफ 24 मेंबर्स। अब कितने मेंबर होने लग गए इसमें, 24 मेंबर्स हो गए, जिनको इलेक्ट करता था कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में इलेक्ट करता था। 6 डायरेक्टर्स, जिसमें से जो 6 डायरेक्टर होते थे वो हर साल रिटायर हो जाते थे, मतलब पूरे एक साथ रिटायर नहीं होंगे। 24 मेंबर में से जो 6 होते थे वो हर साल रिटायर होते थे और हर 4 साल बाद ये मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे, सो दैट कंटिन्यूटी बनी रहे और जो मिसमैनेजमेंट हो रहा था वो अब ना हो और एक बेटर मैनेजमेंट हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो मेन बात है कि रेगुलेटिंग एक्ट आने के कारण इंडिया में क्या चेंजेस आए थे। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और वो जल्दी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब मेरी वीडियो को लाइक कर देना, लाइक बहुत कम आते हैं, मैं देख रही हूँ कि कुछ नए लोग आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो करो, लाइक करो, ताकि मैं फिर बनाऊंगी वीडियो। मैं आप ही के लिए तो बना रही हूँ, आप थोड़ा इतना तो कर दो। जब पूरी एक प्लेलिस्ट में बना रही हूँ, पूरा कोर्स इस पे लेके आऊंगी, फिर आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।